हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स जॉन, जहां हम बात कर रहे हैं फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिकी है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायोड तक के इंपॉर्टेंट एग्जाम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बारे में। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्ट 2 इसका, जिसमें हम 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिकी जो चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट बताने वाला हूं वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायोड के आगे यानी कि जो ट्रायोड यानी कि ट्रांजिस्टर है और जो ट्रांसफर जो जिसमें हम जो प्रवर्धक है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा भाग होता है। तो सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर होता कैसा है। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल की युक्ति होती है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल में एक भाग जो होता है इसका, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जक, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा भाग होता है इसका बेस यानी जिसको हम आधार कहते हैं। तीसरा भाग होता है सी, जिसको हम संग्राहक कहते हैं। तो मैंने कुछ डायग्राम इस टाइप से बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको हम कहते हैं उत्सर्जक। ये जो होता है उत्सर्जक होता है, इसको हम कहते हैं आधार, ओके, और ये होता है संग्राहक। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब भी डायग्राम बनाते हैं तो इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन या बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं उनको उत्सर्जित करना। इसका काम होता है उसको पथ प्रदान करना और इसका काम होता है उसको कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करना। तो ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा जो भाग आपको दिख रहा है वो होता है हमेशा संग्राहक। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा भाग संग्राहक का होता है, फिर उसके बाद में जो आधार होता है वो होता है, आधार सबसे छोटा होता है, फिर आता है उत्सर्जक। ओके, फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा ये होता है, सेकंड नंबर पे ये होता है, थर्ड नंबर पे जो है सबसे छोटा वो बेस होता है यानी कि आधार होता है। तो आपका इसका सही आंसर जो है वो संग्राहक हो जाएगा। सो हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया लॉजिक गेट पे बेस्ड। अब लॉजिक गेट कितने होते हैं? लॉजिक गेट मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ओके, मुख्य रूप से 6 प्रकार में हम बात करते हैं। और गेट, ओके, एंड गेट, फिर आता है हमारे पास में नॉट गेट। ये नॉट जब और के साथ में मिलता है तो बनता है नॉर गेट, ओके, और ये नॉट जब एंड के साथ में बनता है तो बनता है नैंड गेट। और फिर लास्ट में एक एक्सॉर गेट आता है, उसके हम आगे बात करेंगे, उस पर भी बेस्ड आई थिंक एक क्वेश्चन इसमें है। सो बात करते हैं निम्न में से कौन सा नैंड गेट को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको इनके जो इसके जो डायग्राम्स है वो क्लियर होने चाहिए कि कौन से डायग्राम्स इनके होते हैं, कौन से साइन से डायग्राम से हम इन गेट्स को प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो एंड गेट होता है, अगर हम बात करें एंड गेट के बारे में, ओके, एंड गेट की अगर मैं बात करूं तो एंड गेट कुछ इस टाइप का दिखता है। ओके, अगर मैं एंड गेट की बात करता हूं तो एंड गेट में क्या होता है कि ये जो साइन होता है वो किसका होता है? एंड गेट का होता है। अब एंड गेट के साथ में मैं अगर नॉट गेट को लगाता हूं यानी कि ये वाला जो साइन होता है ये साइन होता है नॉट गेट का। एक्चुअली ये इस टाइप से होता है, यहां पे इस टाइप से ये होता है एंड गेट, ओके, और ये होता है नॉट गेट। अब जब एंड और नॉट को मिला दिया जाता है तो एक नैंड गेट बनता है यानी कि कुछ इस टाइप का गेट बनता है। और ये गेट जो होता है वो नैंड गेट होता है और ये आपको कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। यानी कि ये जो हमारा गेट है वो कौन सा है? नैंड गेट है। इसको अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ओके, इसको इस टाइप से भी डिनोट किया जा सकता है। ये जो इस टाइप का सर्कल है वो यहां पे बना के भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? एंड गेट को। अच्छा, हमने बनाया यहाँ पे ये एंड गेट, ये नैंड गेट हो गया। ये वापस कौन सा होता है? एंड गेट होता है। ये नॉट गेट होता है और ये कोई गेट होता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो कौन सा है? नैंड गेट है और नैंड गेट को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके लिए आपको पूरा गेट जो होता है लॉजिक गेट, उन सभी लॉजिक गेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसी पे बेस्ड आगे हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में न्यूमेरिकल पूछ लिया है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है कि यदि एक ट्रांजिस्टर के लिए IC जो करंट है वो 20 मिली एम्पियर है और IB करंट जो है वो 1 मिली एम्पियर है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अल्फा क्या होता है कि जब ट्रांजिस्टर जो होता है, जो ट्रांजिस्टर होता है वो ट्रांजिस्टर जब उसका ट्रांजिस्टर का जो कॉमन बेस होता है यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कॉमन बेस जो होता है, उभयनिष्ठ जो आधार होता है, उस टाइम पे जो धारा लाभ होता है वो अल्फा होता है।
और वो अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है। अल्फा बीटा का रिलेशन क्या होता है कि बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है। अब ये बीटा क्या होता है कि जब ट्रांजिस्टर जब ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर होता है यानी कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक होता है, तो उस टाइम पे जो धारा लाभ मिलता है वो क्या होता है, बीटा होता है। तो यहां पे ये समझते हैं कि जो कॉमन इमीटर है और कॉमन बेस है उसमें अल्फा और बीटा का रिलेशन हमने यहाँ पे निकाला है, रिलेशन हम जो है पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे बीटा की जरूरत क्यों पड़ी, मान हमको अल्फा का पूछा तो बीटा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि बीटा का मतलब क्या होता है। बीटा का मतलब होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, आईसी और आईबी की वैल्यू दी हुई है, तो आईसी जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 मिली एम्पियर। ओके, आईसी जो दिया हुआ है वो कितना है, 20 मिली एम्पियर दिया हुआ, और ये कितना दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 20 आ गया, मिली नहीं आएगा, 20 आ गया। ये आ गया आपके पास में बीटा का मान, और इस बीटा का मान इसमें रख के हम इजीली जो है अल्फा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बात करते हैं अल्फा का मान क्या आएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू, बीटा का मान है 20 तो हमने यहां पे रख दिया, और ये हो जाएगा 1 प्लस 20, तो ये कितना आ गया आपके पास में 20/21। किसका मान आ गया आपके पास में, अल्फा का मान आया। अल्फा क्या होता है, जब ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार होता है उस टाइम पे उसका धारा लाभ होता है। तो यह आ गया अल्फा 20/21, और 20/21 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। इसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, रिलेशन अल्फा बीटा में रिलेशन पता होना चाहिए, और ये जरूरी पता होना चाहिए कि अल्फा क्या होता है। अच्छा, बीटा की बात ये क्योंकि तो अल्फा अगर हम बात करें तो वो होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई होता है। जैसे यहाँ पे बी होता है वैसे यहाँ पे ई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आप अगर लर्न करते हैं ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक सारणी दी हुई है, टेबल दे दी है, और वो पूछ रहा है कौन से लॉजिक गेट की टेबल है। तो ध्यान रखें, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि और गेट जो होता है, ओके, जो और गेट होता है इसमें क्या होता है कि जो भी निर्गत जो आपको संकेत मिलता है उसमें क्या होता है, जोड़ होता है। यानी कि अगर आप जोड़ करते हैं, एडिशन करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, वो और गेट मिल जाता है कि निर्गत संकेत आपको जोड़ के रूप में मिल रहा है, तो वो कौन सा गेट होता है, और गेट होता है। फिर बात करते हैं एंड गेट के बारे में। एंड गेट में क्या होता है कि जो भी संकेत है उसका अगर आप गुणा कर रहे हैं तो वो कौन सा संकेत होगा, एंड गेट होगा। और नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट जो होता है ना, उस नॉट गेट में आपके पास में क्या होता था, उसका बार हो जाता है। जैसे अगर ए है तो ए का बार हो जाता है, मतलब जैसे अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 का 0 हो जाएगा, और 0 लिखा हुआ है तो वो 1 हो जाएगा, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे ये देखना कि इस टेबल में क्या किया हुआ है। टेबल में अगर मैं बात करूं, 0 को 0 से ऐड करता हूं तो 0 मिलता है, इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे यहाँ पे 1 मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिल रहा है यहाँ पे हमको जो है वो 0 मिल रहा है। इट मींस यहाँ पे क्या किया हुआ है, गुणा किया हुआ है। इसको अगर मैं इससे गुणा करता हूं, इसको अगर मैं इससे गुणा करूं तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। इसको मैं गुणा करूंगा तो 0 मिलेगा, इसको भी 0 मिलेगा, और यहां पे गुणा करने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि ये ऐसे लॉजिक गेट के लिए सारणी है जिसमें क्या हो रहा है कि आप अगर गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, आपको निर्गत संकेत मिलते हैं। तो गुणा करने पे जो निर्गत संकेत मिलता है वो किसमें मिलता है, एंड गेट में मिलता है। तो एंड गेट जहां लिखा हुआ है उसको हम टिक मार देंगे। ये इस टाइप से क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 आपको थ्योरेटिकली पूछ लिया है कि ट्रांजिस्टर के संदर्भ में कौन सा कथन सही कथन का चयन करें। तो पहले अगर हम बात करें, उत्सर्जक अल्प रूप से मादित होता है। मादित का मतलब होता है डोपिंग। ओके, इसको हम डोपिंग भी कहते हैं। ये होता है इसका मतलब डोपिंग। अब मादित का मतलब है उसमें डोपिंग की गई। तो उत्सर्जक अल्प रूप से मादित होता है ऐसा कतई नहीं होता है, क्योंकि उत्सर्जक जो होता है वो आवेश वाहकों को जो है उत्सर्जित करता है। उसमें अगर डोपिंग ज्यादा की जाएगी तो आवेश वाहक उतने उत्सर्जित नहीं कर पाएगा जितने उसके करने चाहिए। तो पहला कथन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर बात करते हैं संग्राहक की मोटाई उत्सर्जक की मोटाई से कम होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रांजिस्टर का डायग्राम बना के बताया कि हमेशा यहाँ पे जो संग्राहक होता है वो सबसे नंबर फर्स्ट पे बड़ा होता है, उसके बाद में कौन होता है, उत्सर्जक होता है, और थर्ड नंबर पे कौन होता है, बेस होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताई है। ओके, लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि संग्राहक की मोटाई उत्सर्जक की मोटाई से कम होता है, ऐसा नहीं होता है। ये भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे दोनों आंसर जो है वो इसके रॉन्ग हो गए। फिर अगर मैं बात करूं कि इसका जो सी आंसर है वो क्या कह रहा है कि आधार अल्प रूप से मादित होता है, इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि ये 2 टर्मिनल वाली युक्ति है, ट्रांजिस्टर 2 टर्मिनल वाली युक्ति होती नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हमारा ये सही होता है, क्योंकि जो आधार होता है वो क्या करता है, उसमें से जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा कैसी होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है। हमेशा ध्यान रखें, बेस में से जो धारा निकलती है वो माइक्रो एम्पियर की धारा होती है, यानी कि बहुत कम उसमें से धारा प्रवाहित होती है। 10 की घात -6 एम्पियर की धारा, कोटि की धारा उसमें से प्रवाहित होती है, क्योंकि उसमें वो जो होता है वो अल्प रूप से मादित होता है। इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की, तो हमारा आपका इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा कि आधार अल्प रूप से मादित होता है, यानी कि उसमें बहुत कम डोपिंग की जाती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास कौन सा कह रहा है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास मतलब सीई ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है। मैं जो धारा लाभ दिया हुआ है वो कितना है, 10 है, तो सीई ट्रांजिस्टर में धारा लाभ हमेशा क्या होता है, बीटा। बीटा का मान आपको कितना दे दिया, 10 दे दिया। बीटा का मान 10 दे दिया है। यदि संग्राहक धारा, संग्राहक धारा का मतलब होता है आईसी, संग्राहक धारा का मान 5 मिली एम्पियर है, बीटा दे दिया आपको, और क्या दे दिया, आईसी दे दिया, यानी कि संग्राहक धारा यानी कि कलेक्टर की जो करंट है वो आपको दे दिया है। और फिर पूछ रहा है कि इसमें उत्सर्जक की धारा कितनी होगी। तो हम सब जानते हैं कि जो बीटा होता है वो क्या होता है, आईसी, यानी कि डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई होता है। ये किसके लिए होता है, इसके लिए, बीटा के लिए होता है। तो यहां से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास में उभयनिष्ठ उत्सर्जक है ना, तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू आईसी हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आपको 10 दे दिया ना, इसका वैल्यू 10 दे दिया है। तो ये आपको से पूछ रहा है आईसी, तो आईसी जो है वो कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। तो आईसी इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर की कौन से विन्यास में धारा लाभ अधिक होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ जो उत्सर्जक होते हैं, यानी कि कॉमन इमीटर जो होता है ना, कॉमन इमीटर यानी कि सीई जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा धारा लाभ होता है, वो बीटा होता है, ठीक है। और ये कॉमन आधार में सबसे कम होता है, और यहाँ पे कॉमन जो इमीटर होता है यानी कि उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो होता है उसमें सबसे ज्यादा धारा लाभ होता है। तो सारी थ्योरेटिकल बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे सीधा पूछ लिया कि पूर्ण तरंग दीप्तकारी में कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण तरंग यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, फुल वेव रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे बनता है, अगर हम उसके बारे में, उसकी जो संरचना की बात करते हैं, पूर्ण तरंग दीप्तकारी जो होता है उसमें हमेशा ध्यान रखें 4 डायोड होते हैं। अब ये डायग्राम से पता चलना चाहिए अब कैसे होते हैं, इसकी संरचना मैं आपको बताता हूं। पूर्ण तरंग दीप्तकारी में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको डायोड का जो क्रम होता है, डायोड की जो कह सकते हैं सीक्वेंस, वो इस टाइप से होता है। आप यहां से ऐसे लगाएंगे, एक आप ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ पे बीच में जो होता है रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, ओके, RL लगा होता है। फिर वापस आप क्या करेंगे, यहां से ऐसे जाएंगे, सॉरी इसमें क्या करेंगे, इधर से आप इधर आएंगे, यहां से ऐसे और इसमें से ऐसे जाएंगे, और ये जो है यहाँ पे आप डायोड का फॉर्मेशन करेंगे। तो डायोड का जो क्रम होता है वो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाके ऐसे आना है। तो ऐसे क्या करेंगे, आप डायोड के क्रम को याद रख सकते हैं। मतलब यहां से एक बार आप एरो इस तरफ, फिर एरो इस तरफ, और फिर वापस इधर आके एरो ऊपर की तरफ बनाएंगे, तो आप इसमें इसकी संरचना निकाल सकते हैं। इसमें जो है वो डायोड, ये D1 होता है, ये D2 होता है, ये D3 डायोड होता है, ये D4 डायोड होता है। और यहाँ का आंसर नंबर 4 जो है, डी आंसर जो है वो 4 डायोड का यूज जो है पूर्ण तरंग दीप्तकारी में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर आपको एक रेक्टिफायर पे क्वेश्चन पूछा है कि अर्ध तरंग दीप्तकारी के लिए दक्षता, एफिशिएंसी कितनी होती है, एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है। हमेशा ध्यान रखें, अर्ध तरंग का मतलब होता है वो आधी तरंग को क्या कर, जैसे अगर हम बात करें, हम इसको एसी करंट दे रहे हैं इस टाइप से, तो वो क्या करता है, इसको आधी कर देता है, यानी कि आधे, यानी कि जो पॉजिटिव हाफ जो होता है उसको ही ये क्या करता है, इस टाइप से पॉजिटिव हाफ को क्या करता है, पॉजिटिव हाफ को वो डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इसको कहते हैं अर्ध तरंग दीप्तकारी। अब ये जो अर्ध तरंग दीप्तकारी होता है, इसकी दक्षता की बात आती है।
दक्षता जो होती है इसकी हमेशा याद रखें थ्योरेटिकल वैल्यू है। दक्षता इसकी लगभग 40.5% के रूप में होती है। इसको आप नीटा प्रतिशत भी कहते हैं। ओके, इसको कैसे डिनोट करते हैं? नीटा प्रतिशत से भी डिनोट किया जाता है एफिशिएंसी। ओके, ये किसके लिए होती है? अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के लिए होती है। अब अगर मैं बात करूं पूर्ण तरंग के लिए, मतलब आपका इसका ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब पूर्ण तरंग की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखें पूर्ण तरंग क्या करता है? अब इसी के साथ में मैं पूर्ण तरंग का बता देता हूं। तो पूर्ण तरंग क्या करता है? इसके साथ में इसको भी क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। इट मींस पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य की इसकी लगभग दुगनी हो जाएगी, मतलब 81% के आसपास जो है वो पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य की नीटा आपको मिलेगी। तो ये किसके लिए हो जाएगी? पूर्ण तरंग के लिए होगी। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पूर्ण तरंग की दिष्ट कार्य अधिकतम कितनी होती है, उसकी दक्षता कितनी होती है? तो वो 81 के आसपास होती है और इसकी होती है 40.5% के आसपास होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हमने देखे, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सिंपल लग रहे हैं क्योंकि यहां पर हम इनको कंसेप्ट से समझ रहे हैं। आप एक क्वेश्चन को अगर कंसेप्ट से समझते हैं तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हो जाता है। सो आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने आपको एक सर्किट दे दिया और आपको y का मान पूछ रहा है। तो ये करवाने से पहले मैं आपको 2-4 जो इसके रूल्स जो होता है वो बताना चाहूंगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी सर्किट में a प्लस बी आता है और उसके ऊपर बार लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है कि a बार प्लस b बार, इसका मीनिंग भी यही होता है। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमेशा कैसे लिखोगे? a इंटू बी में लिखोगे। तो ये कुछ बहुत सिंपल सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। और यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारा a है और ये b है, ये क्या है? निवेशी यानी कि इनपुट है। हम यहां से इनपुट में कौन दे रहे हैं? a और b जा रहा है। तो यहां पे ऊपर भी a होगा, नीचे भी a होगा, और यहां पे b होगा और यहां पे b होगा। अब ये वाला जो गेट है, ये गेट कौन सा है? ये गेट होता है नैंड गेट। अभी हमने इसके बारे में बात किया। नैंड गेट क्या करता है कि नैंड गेट समय उस जो भी इनपुट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें एंड प्लस नॉट से बना होता है। ओके, एंड गेट क्या करता है? उसको गुणा करता है। गुणा करने के बाद में ये क्या करता है? उस पर बार लगा देता है। इसका काम क्या होता है? गुणा करना। और नॉट का काम क्या होता है? बार लगाना। और इन दोनों से जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे अगर हम बात करें a और a, तो a और a जो होता है जब हम उसको सॉल्व करते हैं a और a को एंड के अनुसार, तो वो क्या होगा? a इंटू a हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखें कि a इंटू a जो होता है वो क्या होता है? उसी a के इक्वल होता है। और सिमिलरली a प्लस a जो होता है वो भी किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। तो यहां से इसको जब हमने सॉल्व किया इस एंड गेट के अनुसार, तो आया a इंटू a। फिर क्या करते हैं? ये एंड नहीं है, ये क्या है? नैंड गेट है, मतलब इसके साथ में नॉट भी लगा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब क्या हो जाएगा? नॉट लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a इंटू a पे बार लगा हुआ है। अब a इंटू a पे बार लगने का मतलब क्या हो जाएगा? आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप सीधा लिख दो, a इंटू a जो होता है वो क्या होता है? a होता है, और a पे क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, a बार। ओके, या फिर बार अगर खोलना चाहो तो a प्लस a लिख दो। और a प्लस a का मतलब भी क्या होता है? a होता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप जब मल्टीप्लाई खोलते हो तो बार के बार में मल्टीप्लाई आता है तो वो पॉजिटिव में आता है, यानी कि वो एडिशन में आता है। और एडिशन जो है उसमें वापस कन्वर्ट हो जाएगा कि a इंटू a जो होता है वो भी क्या होता है? a होता है। अब क्या करना है कि ये हमारा जो संकेत आया वो कहां के लिए आया? a बार यहां के लिए आया। सिमिलरली जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? b बार आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये a बार आ गया, और इसको भी जब सॉल्व करेंगे एक्चुअली इन दोनों पे बार आएगा और यहाँ पे भी a बार आ जाएगा। ठीक है, ये जब अलग अलग होगा तो इनके ऊपर बार भी आएगा, क्योंकि बार नहीं हटेगा, वापस वो a बार आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? ये जब वापस यहां पे आएंगे तो इसमें भी ये a बार हो जाएगा, ये b बार हो जाएगा। तो वापस इनको क्या करना है? एंड गेट और नॉट गेट के अनुसार सॉल्व करना है। वापस जब एंड गेट और नॉट गेट के अनुसार सॉल्व होगा तो क्या होगा? एक बार गुणा होगा, फिर वापस उनपे बार लगेगा। तो एक बार गुणा होने के बाद में बार लगेगा, मतलब बार से हट जाएगा। बार ऑलरेडी है इस पे, तो बार जब ऑलरेडी होते हैं और फिर वो गुणा हो रहा है और उस पर वापस बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि a बार पे बार लगा और गुणा का मतलब क्या होता है? उसको प्लस में कन्वर्ट करना। b बार पे बार हो जाएगा, मतलब क्या हो गया? ये a प्लस b हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। आप अगर इसको अगर नैंड गेट पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको क्या पढ़े? एंड गेट प्लस क्या पढ़े? नॉट गेट, ताकि आप दोनों को अलग अलग कर पाए और अलग अलग इसको समझ पाए। तो यहां पे आपको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? a बार
इंटू क्या मिलेगा, a बार इंटू बी बार पे बार मिलेगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, a प्लस बी आ जाएगा, और वो ये आपके पास में आंसर है। a प्लस बी जो संकेत है वो इसका आंसर होता है। आई होप आपको ये जो पूरे टॉपिक है वो क्लियर हुए होंगे, और जो हमने इंपोर्टेंट एमसीक्यू 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात की वो भी समझ में आया होंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। इसी के साथ में हम जो है मैथमेटिक्स एंड जो फिजिक्स है उसके सारे एमसीक्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक, और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर करिएगा।